A very good morning to all of you my dear friends। द कॉमर्स एकेडमी का जो भी इनकम टैक्सेस का क्लासेस का सीरीज चल रहा है उसका और एक नए पार्ट को मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। राइट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल गेन के बारे में। जैसे कि आप लोगों को सब पता है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज योर सैलरी, सेकेंड वन इज योर हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज योर पीजीबीपी, फोर्थ वन इज योर कैपिटल गेन एंड fifth one is your other source, income from other source. These are the 5 heads of income under which income of an assessee is assessed or calculated and on which tax is levied or imposed. Right? तो कैपिटल गेन का जो भी पहला सेक्शन आज अपन डिस्कस करेंगे ये है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। ध्यान दीजिए, जो भी हेड को हम डिस्कस करेंगे उसी में हम पहले चार्जिंग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चार्जिंग सेक्शन का मतलब सर क्या है? चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये है सर, ये जो टैक्स इम्पोज होगा कब इम्पोज होगा एंड किसके ऊपर इम्पोज होगा। राइट, कब इम्पोज होगा एंड किसके ऊपर इम्पोज होगा वो चार्जिंग सेक्शन डिफाइन करता है, वो चार्जिंग सेक्शन डिफाइन करता है। राइट, तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है, अगर एनी प्रॉफिट और गेन अराइज हो रहा है, कहां से अराइज हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एन कैपिटल असेट से, शाल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। राइट, अगर कोई कैपिटल असेट का ट्रांसफर होने से कोई भी इनकम और गेन और प्रॉफिट अराइज हो रहा है उसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। कौन सी हेड में चार्ज करेंगे? अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। देन क्वेश्चन आता है सर कब चार्ज करेंगे? इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये है जिस ईयर में वो कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा उसी ईयर में हम टैक्स लेवी करेंगे। राइट, टैक्स चार्ज करेंगे। तो पहला मतलब हमको समझना पड़ेगा ट्रांसफर का मतलब क्या है, उसके बाद आता है कैपिटल असेट का मतलब क्या है। वो दो वर्ड का मतलब पहले हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दैट इज योर ट्रांसफर का मतलब क्या है एंड कैपिटल असेट का मतलब क्या है। जो भी ट्रांसफर का मतलब है दैट इज ट्रांसफर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47। सर वो तो हम पढ़ लेंगे, पहले आप हमको ये बताइए, आप ऊपर जो ये पढ़ा वो पढ़ा सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, यहाँ जो भी आपका ये लिखा हुआ है आप क्यों पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 47? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेक्शन में जो 2 पॉइंट के बीच अगर कोई भी क्या आता है, कोई भी रिलेशन आता है, लिंक आता है और लिंक आता है, देन हम उसे क्या रीड करेंगे? सबसेक्शन रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? सबसेक्शन रीड करेंगे। उससे पहले और एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ऐसे कुछ लिखा होगा तो पहला जो आएगा उसे हम सेक्शन रीड करेंगे। राइट, उसके बाद जो आएगा उससे हम क्या रीड करेंगे? सबसेक्शन रीड करेंगे। राइट, उसके बाद जो आएगा उसको हम क्या रीड करेंगे? क्लॉज रीड करेंगे। उसके बाद में जो आएगा उसे हम क्या रीड करेंगे? सब क्लॉज रीड करेंगे। राइट, सब क्लॉज रीड करेंगे। तो सर फिर हमको बताओ ये आपने क्यों बोल दिया सेक्शन 2 क्लॉज 47? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
ये समझ ले अगर कोई सेक्शन में 2 पॉइंट के अंदर कुछ लिंक आता है, कुछ रिलेशन आता है, तभी उसे हम सब सेक्शन रीड करेंगे। अगर कोई सेक्शन में जो भी 2 पॉइंट्स है उसके अंदर कोई लिंक और रिलेशन नहीं है, तभी अपन उसे क्या पढ़ेंगे, सब क्लॉज पढ़ेंगे, राइट। तो सर ये तो आपको आपने हमको बता दिया, तो उसका एक एग्जाम्पल हमें बता दीजिए। देखिए आपका एक सेक्शन है, कंपनी एक्ट में आपका एक सेक्शन है 125 सब सेक्शन 6 एंड 152 सब सेक्शन 7। 152 सब सेक्शन 6 में ये बात की गई है, अगर कंपनी का जितना भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे उसका 2/3 शुड बी रोटेशनल डायरेक्टर। एंड सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 में ये बात लिखी गई है, जितना भी आपका रोटेशनल डायरेक्टर रहेंगे उनका 1/3 एवरी एजीएम में ऑफिस वैकेट करेंगे, एवरी एजीएम में ऑफिस वैकेट करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो भी सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 में लिखी गई है उसका लिंक किसके ऊपर बेस है, 152 सब सेक्शन 7 के ऊपर बेस है। इस फॉर दिस रीजन जो भी सेक्शन के बाद जो भी नंबर आएगा उससे हम क्या पढ़ेंगे, सब सेक्शन रीड करेंगे। तो सर ये बात हमको समझ में आ गया, तो क्लॉज के बारे में हमको बता दीजिए। जनरली किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 में जो भी बात डिस्कस हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ दैट एक्ट, राइट। किसी भी एक्ट को आप उठा के ले लीजिए, उसका जो भी सेक्शन 2 होगा उसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, डेफिनेशन को दिखने को मिलेगा। डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, डेफिनेशन में जो भी सेक्शन 2 आता है उसका क्लॉज नंबर, जैसे कि यहाँ पे 47 है, क्लॉज नंबर 14 है। क्लॉज नंबर 47 में ट्रांसफर वार्ड को डिफाइन किया गया है एंड क्लॉज नंबर 14 में कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है। मेरे को बताइए, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट ये क्या सेम चीज है? उसका अंदर में कोई लिंक है? कोई भी लिंक नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई सेक्शन में जो भी पॉइंट डिस्कस हो रहा है उनके बीच में कोई लिंक या रिलेशनशिप नहीं है, देन हम ये कह सकते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है देन उसे हम क्या रीड करेंगे, क्लॉज रीड करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे रीड हो रहा है, मैंने रीड किया सेक्शन 2 क्लॉज 47, रीड एज सेक्शन 2 क्लॉज 47 एंड कैपिटल एसेट को डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, राइट। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीटली लिखा है, अगर किसी चीज का लिस्ट दे रखी है एंड वापस में कोई लिंक नहीं है तो उसे क्लॉज रीड की जाएगी, अदरवाइज सबसेक्शन रीड की जाएगी। नहीं है, क्या नहीं है? अगर कोई लिंक या इंपोर्टेंस या कोई रिलेशन नहीं है, जो भी लिस्ट दे रखा है उससे हम क्या रीड करेंगे, क्लॉज रीड करेंगे, अदरवाइज सबसेक्शन रीड करेंगे। लिंक होगा, रिलेशन होगा तो हम सबसेक्शन रीड करेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को, सेक्शन 2 क्लॉज 47, सेक्शन 2 क्लॉज 14 दैट इज योर कैपिटल एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट? क्योंकि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में ये लिखा था जो भी गेन अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एन कैपिटल एसेट will be taxable under the head of capital gain। जो भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा एंड उससे जो भी गेन आएगा वो कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा। इसीलिए कैपिटल एसेट का डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन 45 फॉर चार्जिंग सेक्शन, राइट।
कैपिटल एसेट का मतलब ये है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन और नॉट। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मार डाला यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मीन्स सबको लाके कहां पे डाल दिया, कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के अंदर डाल दिया। एनी काइंड का मतलब क्या है? एनी काइंड मीन्स वो टांजिबल हो सकता है, इंटांजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, राइट। वो बोल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन वो बिजनेस में कनेक्ट हो सकता है और कोई प्रोफेशन में और नॉट। ये बिजनेस में वापस में कोई भी देना लेना नहीं है उस एसेट का। आपका जो भी बिजनेस है, एसेट है, वापस में कोई भी लिंक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक बाइक परचेस किया हूँ, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस जा रहा हूँ, और जो भी मेरा काम है कर रहा हूँ। वो आप बोल सकते हैं वो बिजनेस में लिंक है पार्शियली और बिजनेस में लिंक नहीं है पार्शियली। सर तभी को हम उस बाइक को कैपिटल एसेट कहेंगे? जरूर, क्योंकि कैपिटल एसेट का डेफिनेशन ये है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, टांजिबल हो सकता है, इनटांजिबल हो सकता है। वेदर इट इज कनेक्टेड विथ बिजनेस, अगर ये बिजनेस से कनेक्टेड हो सकता है तब भी उसे हम कैपिटल एसेट कहेंगे, और नॉट, अगर कनेक्शन कोई कुछ भी नहीं है तब भी उससे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एसेट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी फर्नीचर परचेज कर रखा था, मेरा घर में कुछ क्या परचेज कर रखा था, फर्नीचर को परचेज कर रखा था। साथ तो फर्नीचर को क्या हम कैपिटल एसेट कहेंगे? जरूर, फर्नीचर को भी हम कैपिटल एसेट कहेंगे एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14, राइट। यहाँ पे कुछ चीजों को एक्सक्लूड की गई है, दैट मीन्स ये जो चीज आएगा अभी अपन डिस्कस करेंगे वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। एक्सक्लूड का मतलब ये है बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कभी भी आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। एक्सक्लूड का मतलब ये है, आपने एक फिल्म देखा होगा, DDL फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहां पे अमरीश पुरी बोलता है जा सिमरन जा, जी ले अपना जिंदगी। ऐसे ही सेक्शन 2 क्लॉज 14 में स्टॉक इन ट्रेड को ये बोला गया, स्टॉक इन ट्रेड जाओ, तुम जाओ, जी लो अपना जिंदगी, आपको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जी हाँ, आपको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो कैपिटल एसेट के अंदर ये स्टॉक इन ट्रेड वाला नहीं आएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल एसेट में नहीं आएगा, वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, राइट। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड, ये वाला आपका कहाँ पे नहीं आएगा? कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, जो भी आपका पर्सनल इफेक्ट मीन्स आपका पर्सनल एसेट है, वो कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। बट उसका कुछ एक्सेप्शन है। ये 6 थिंग्स को कैपिटल एसेट मान लिया गया है। ये जो भी 6 थिंग्स दी गई है उसको कैपिटल एसेट मान लिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सक्लूड मतलब नो, यहाँ पे फिर आ गया एक्सेप्शन, नो इंटू नो ओ हो जाएगा प्लस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओ हो जाएगा पॉजिटिव। दैट मीन्स ये 6 थिंग्स को हम कैपिटल एसेट मानेंगे, राइट। ये थिंग्स, ये
जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। पहले बात मेरे को बता दो, हमने पढ़ा स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट एंड पर्सनल एसेट को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका ज्वेलरी, अगर कुछ भी ज्वेलरी होगा, ड्राइंग होगा, पेंटिंग होगा, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन होगा, एनी वर्क और आर्ट होगा। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन मीन्स मान लीजिए मेरा हॉबी है, मैं क्या करता हूँ, कुछ करेंसी को कलेक्ट करके रख रहा हूँ, राइट। तो उससे हम क्या कहेंगे, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। एंड आपका जो भी ड्राइंग होगा, ज्वेलरी होगा, पेंटिंग होगा, एनी वर्क और आर्ट होगा, उसे हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। उसे हम क्या मान लेंगे, कैपिटल एसेट मान लेंगे, राइट। उसके बाद आपका आता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, राइट। पॉइंट नंबर 3 में ये आ रहा है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो सर हमको ये बताइए, रूरल एरिया हम एग्रीकल्चरल लैंड किसको कहेंगे। ध्यान दीजिए, जो लैंड आपका अर्बन एरिया में नहीं आएगा उसे हम रूरल एरिया लैंड कहेंगे। और सर अर्बन एरिया लैंड किससे कहेंगे, जो रूरल एरिया में नहीं आएगा उसे अर्बन एरिया कहेंगे। ऐसे 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 क्या होता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो अर्बन एरिया हम किससे कहेंगे, जो रूरल एरिया हम किससे कहेंगे, जो अर्बन एरिया नहीं है उससे हम क्या कहेंगे, रूरल एरिया कहेंगे, राइट। तो अर्बन एरिया का मतलब दिस एक्ट में डिफाइन किया गया है, राइट राइट। रूरल एरिया इज ए एरिया नॉट ए अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया को ये डिफाइन किया गया है दिस एक्ट में, राइट। दिस एक्ट में अर्बन एरिया को डिफाइन किया गया है, राइट। जो भी म्युनिसिपैलिटी का क्या है, कैंटनमेंट बोर्ड है, अगर उसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 को एक्सीड कर रहा है देन उसी एरिया को हम अर्बन एरिया कहेंगे। जो भी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का बॉर्डर होगा वहां से 2 किलोमीटर तक अप टू 2 किलोमीटर अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है एंड अप टू 1 लाख है, तब भी उसे हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। उससे हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। अगर आपका पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख एंड अप टू 10 लाख है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड गोला आ रहा है यहाँ से कैंटनमेंट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एरिया से 6 किलोमीटर तक जो जितना भी एरिया होगा, 6 किलोमीटर तक ये जितना भी एरिया होगा, अगर उसी एरिया में पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है एंड अप टू 10 लाख है, तो उसी एरिया में जो भी लैंड रहेगा उससे भी हम क्या कहेंगे, अर्बन एरिया लैंड कहेंगे। एंड सच म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन एंड कैंटनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर तक, ध्यान दीजिए 8 किलोमीटर तक अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख होगा तब भी हम उसे क्या कहेंगे, अर्बन एरिया कहेंगे। ये वाला जो भी पॉपुलेशन काउंट की जाएगी वो एज पर लास्ट सेंसस होना चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ 3 पॉइंट कवर किया। पहले पॉइंट में डेफिनेशन में ये आया था, स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जो भी आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तभी आप लोगों ने ये सोच रहा होगा
पर्सनल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका ऊपर जो भी कैपिटल गेन आएगा हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 2016-17 में मैंने एक बाइक परचेज किया था जिसका वैल्यू था मान लीजिए 70,000। ये तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 75,000 2016-17 में मैंने परचेज किया था। तो आज का डेट में उसी बाइक का वैल्यूएशन कितना आएगा? मैक्सिमम लेट से आपको 40,000 आएगा। तो उसके ऊपर आपका गेन कहां से आया? आपको टैक्स देने को पड़ेगा। ये बात लॉ मेकर को पता था। जो भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से, सेकेंड हैंड की वजह से, यूज की वजह से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपका पर्सनल इफेक्ट है पर्सनल एसेट से, उससे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से बाहर रखा गया। उससे खुश मत हो। लेकिन जो भी आपका क्या था, पेंटिंग था, ज्वेलरी था, ड्राइंग था, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन था, एनी वर्क और आर्ट था, उससे लेकिन क्या मान लिया गया? कैपिटल एसेट मान लिया गया। राइट। तो थर्ड पॉइंट में हमने कवर किया था, जो भी आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा उससे हम क्या नहीं मानेंगे? कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हम कैसे पता चलेगा? अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड में पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होता है उसे हम अर्बन एरिया कहते हैं। और उसी कैंटोनमेंट एरिया से जो भी 2 किलोमीटर तक लैंड है, अगर पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख है, तभी उस एरिया में जो भी लैंड आएगा आपका वो अर्बन एरिया में आ जाएगा। एंड अगर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर तक जो भी एरिया, जो भी लैंड आएगा, अगर वहां से पॉपुलेशन आपका 1 लाख से ज़्यादा होगा एंड अप टू 10 लाख होगा, तो उसी एरिया को क्या मान लिया जाएगा? म्यूनिसिपैलिटी एरिया मान लिया जाएगा, अर्बन एरिया मान लिया जाएगा। एंड उसी म्यूनिसिपैलिटी एरिया और कैंटोनमेंट बोर्ड से, यहाँ से जो भी आपका म्यूनिसिपैलिटी एरिया एंड कैंटोनमेंट बोर्ड था, वहाँ से अगर 8 किलोमीटर तक कुछ लैंड होगा, 8 किलोमीटर तक कुछ लैंड होगा, अगर पॉपुलेशन 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो उसे हम क्या मान लेंगे? कैपिटल अर्बन एरिया लैंड मान लेंगे। तो रूरल एरिया का मतलब क्या हुआ? जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया लैंड होगा। एंड रूरल एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। राइट। ये जो भी पॉपुलेशन आपका आएगा वो एज पर लास्ट सेंसस आना चाहिए। राइट। एज पर लास्ट सेंसस हम क्या करेंगे? दैट इज योर, जो भी आपका एनआरसी का रजिस्टर होगा वहां से अपन चेक करेंगे। उसके बाद आता है आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जो कि 1999 से इशू हुआ था, और जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू हुआ था अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 से, उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो हुए उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। राइट। अगर कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे तो उसका ट्रांसफर होने से जो भी हमको गेन आएगा तो उससे हम कैपिटल गेन नहीं कहेंगे। सो दैट वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं होगा, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे कुछ चीजें लिखा गया है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहला बात,
अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, अगर कोई कौन होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, ये लोग होल्ड एनी सिक्योरिटी, देन it will be treated as capital asset amended by late अरुण जेटली in the year 2014। क्या हो रहा था, ध्यान दीजिए, जो भी आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग थे, जो भी क्या थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, एक मिनट, ओके। तो जो भी आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग थे 2014 से पहले, अगर ये लोग इंडिया में कुछ शेयर लेते एंड उस शेयर को सेल कर देते, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आता वो बिजनेस प्रोफेशन का हेड में टैक्सेबल होता, ट्रीटेड एज बिजनेस प्रोफेशन, एंड उसी हेड में उसके ऊपर क्या आता, क्या इम्पोज होता, टैक्स इम्पोज होता। लेकिन हमारा जो अरुण जेटली थे उसने क्या कर दिया, उसने एक अमेंडमेंट लाया फाइनेंस एक्ट 2014 को लाने वक्त, वो एक अमेंडमेंट लाया जिसकी तहत उससे अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया में कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो उससे क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, एंड उसके ऊपर क्या होगा, और उसका ट्रांसफर कुछ भी क्या रहा है, कुछ भी गेन आ रहा है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, राइट। उसके बाद आता है आपका बर्तन, जो भी यूटेंसिल है, नॉट ए कैपिटल एसेट, इट इज ट्रीटेड एज ए पर्सनल इफेक्ट। ध्यान दीजिए, जो भी बर्तन है, बर्तन है मतलब जो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना डिनर लंच वगैरह वगैरह ले रहे हैं, वो बर्तन अगर सिल्वर यूटेंसिल होगा तो उसे कैपिटल एसेट नहीं मान लिया जाएगा। वो कैपिटल एसेट नहीं होगा तो उसके ट्रांसफर करने से जो भी गेन आएगा वो कैपिटल हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी का गोल्ड यूटेंसिल है, क्या है, गोल्ड यूटेंसिल है, उससे हम क्या मान लेंगे, कैपिटल एसेट मान लेंगे, लेकिन सिल्वर यूटेंसिल को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, राइट। एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गोल्ड यूटेंसिल विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, राइट। तो फटाफट रिवाइज कीजिए, हमने 4 पॉइंट अभी तक क्या पढ़ाई किया। पहला पॉइंट ये था, स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, जो भी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट एंड मूवेबल एसेट होगा उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन था। जो भी था आपका पर्सनल पेंटिंग था, पर्सनल ड्राइंग था, ज्वेलरी था, एनी वर्क और आर्ट था, अगर कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शन था तो उससे हम क्या मानते थे, उसके हम कैपिटल एसेट मानते थे। उसके बाद जो आपका पर्सनल इफेक्ट या पर्सनल एसेट होगा उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानते थे। उसके बाद आया था आपका रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, इंडिया का रूरल एरिया में जो भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड होगा उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसके बाद आपका आया था जो भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होगा एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, उससे भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने और 2 पॉइंट कवर किया था, जो भी आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग होंगे, अगर वो इंडिया में कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, हेल्ड कर रहा है एंड उससे अगर ट्रांसफ़र करेगा, जो भी उस ट्रांसफ़र से गेन आएगा उससे कैपिटल गेन के हेड में चार्ज कर दिया जाएगा।
उसके बाद और एक पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर कोई बर्तन सिल्वर यूटेंसिल होगा तो उसके ऊपर उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, बट इन केस ऑफ गोल्ड यूटेंसिल उसे कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा एंड उसका ट्रांसफर होने से जो भी आपका गेन होगा वो कैपिटल गेन के अंडर में चार्जेबल होगा। उसके बाद है आपका ट्रांसफर मीन्स क्या है, जिससे डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47। ट्रांसफर मीन्स सेल मीन्स ध्यान दीजिए, सेल का मतलब आप सब लोग को पता है, सेल को हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। तो ये एक्सचेंज का मतलब क्यों आया, ध्यान दीजिए, जब भी ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेल को क्या मान लिया गया, ट्रांसफर मान लिया गया। अगर कोई कैपिटल एसेट का सेल हो रहा है उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा एंड उसके ऊपर जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा। लेकिन लोगों ने लॉ का धज्जिया उड़ा दिया। कैसे उड़ाया, वो सेल नहीं किए, बार्टर किया। मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है, आप लोगों के पास बिल्डिंग है, मैं आपको गोल्ड दे रहा हूँ, आप मेरे को बिल्डिंग दे दीजिए, वो तो बार्टर हो गया। तो लोगों ने लॉ का धज्जिया उड़ाया। तभी लॉ मेकर ने ये सोचा बार्टर को भी, एक्सचेंज को भी क्या मान लेते हैं, ट्रांसफर मान लेते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट एंड रिलिंक्विशमेंट राइट्स ऑन एन एसेट, उससे हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जो भी आपका एसेट होगा, अगर उसे आप स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे हम क्या मानेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम ट्रांसफर मान लेंगे एंड उसी ट्रांसफर होने से जो भी आपको गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उससे हम कैपिटल गेन के अंडर में चार्ज कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। दैट इज, मान लीजिए मेरा कोई एक एग्रीकल्चरल लैंड था, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें ये आया NH-16 या गवर्नमेंट का कोई भी नेशनल हाईवे उसी एग्रीकल्चरल लैंड से जाएगा। तभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कंपल्सरी एक्वायर कर दिया, तो उसे हम ट्रांसफर मानेंगे। जो भी मेरे को कॉम्पनसेशन मिलेगा उसके ऊपर अगर मेरा कोई गेन आएगा, दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ योर कैपिटल गेन। उसके बाद आ रहा है आपका ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, यहाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं कोई ई मूवेबल क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ई मूवेबल परचेज कर रहा हूँ, पहले बात ये आएगा, पहले क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। मान लीजिए 16 फरवरी को मैंने एग्रीमेंट कर दिया, 16 फरवरी को मैंने एग्रीमेंट कर लिया, राइट। तो उसके बाद वो मेरे को क्या देगा, पोजीशन देगा। जो भी मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ उसका पोजीशन वो देगा, बाद में देगा, पहले एग्रीमेंट होगा। मान लीजिए जो भी की ये मेरे को देगा, जो भी उस बिल्डिंग का की मेरे को देगा, मान लीजिए 28 मार्च 2020 को मेरे को हैंड ओवर कर दिया एंड उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कब होगा, 10 अक्टूबर 2020 को होगा। यहाँ पे 2 फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, ध्यान दीजिए। जो भी मेरा एग्रीमेंट हो रहा है, पोजीशन हो रहा है, वो कब हो रहा है, 1920 में हो रहा है एंड जो भी मेरा क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, वो 2021 फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, ध्यान दीजिए। तब इन दैट केस ट्रांसफर हम कब मान लेंगे, ट्रांसफर कौन सी डेट को हम मान लेंगे, एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, एग्रीमेंट डेट को मानेंगे, नहीं नहीं नहीं। रजिस्ट्रेशन डेट को मानेंगे, नहीं नहीं नहीं। जिस दिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर हुआ उसी डेट को हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। When a transfer will take place on date of possession, जब भी एसेट का पोजीशन ट्रांसफर होगा उसी डेट को
डेट ऑफ ट्रांसफर मान लिया जाएगा। कैपिटल गेन विल बी इन द ईयर ऑफ 2019 प्रीवियस ईयर। 2019 प्रीवियस ईयर जो भी होगा उसी ईयर में क्या मान लिया जाएगा, एसेट का ट्रांसफर हुआ है मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली जो भी गेन आ रहा होगा दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ योर कैपिटल गेन, राइट। उसके बाद आ रहा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिस्टर एक्स मान लीजिए उसी का एक मेंबर है, हैविंग शेयर सर्टिफिकेट, जिसके पास क्या है, एक शेयर सर्टिफिकेट है, जिससे मिस्टर एक्स ने किसको ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया। देन इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दैट मीन्स अगर कोई मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका जो भी राइट सर्टिफिकेट है अगर उसे ट्रांसफर कर रहा है तो उसी ट्रांसफर को हम क्या मान लेंगे, उसी सरेंडर और डेलीगेशन और ट्रांसफर को हम ट्रांसफर मान लेंगे, राइट। ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर राइट्स इज ट्रांसफर और विल बी ट्रांसफर, सच ट्रांसफर को, सच एक्टिविटी को हम ट्रांसफर मान लेंगे। एंड इन केस ऑफ जेसीबी, जेसीबी मीन्स आपका ड्रोजर नहीं है, यहाँ जेसीबी मीन्स जीरो की कूपन बॉन्ड। जीरो क्या होता है, दीज आर बॉन्ड व्हिच आर इशूड एट ए डिस्काउंट। मान लीजिए मेरा कोई बॉन्ड है जिसका फेयर वैल्यू है 100 रुपीज, उससे हम क्या करेंगे, मार्केट में डिस्काउंट में इशू होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी फंडिंग required for any organization or entity, they are issuing JCB, that means it will be issued at a discount, that means 85 में वो issued होगा, but जो जब भी ये redeemable होगा that will be at your face value. This is called as your JCB. In case of JCB there is no फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली नहीं होता है। इनके सब जैसे भी क्या होता है, एक बॉन्ड इशू की जाती है, डिस्काउंट में इशू की जाती है बाय कंपनी, एंड जब भी वो रिडीम्शन होगा एट मैच्योरिटी वो पार वैल्यू पर रिडीम्ड होगा, राइट। ध्यान दीजिए हमारा जो भी कैपिटल एसेट होगा वो दो तरह की कैपिटल एसेट होता है। कैसे कैपिटल एसेट होगा, एक है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा है आपका क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो भी गेन आ रहा है उससे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, राइट। तभी आपको ये दो चीज का मतलब अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। एक है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरे वाले है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। ध्यान दीजिए यहाँ पे तीन कैटेगरी। अगर कोई एसेट जनरल एसेट होगा, अगर वो 36 मंथ होल्ड करने के बाद अगर कोई एसेसी उसे ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए मैंने कोई एक एसेट परचेज किया था। कब एसेट परचेज किया था, मान लीजिए 4 व्हीलर परचेज किया था। कब परचेज किया था, 2015 10th of October 2015 को परचेज किया था। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अगर मैं 36 मंथ एटलीस्ट होल्ड कर रहा हूं एंड 36 मंथ होल्ड करने के बाद उसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। अदरवाइज उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। एंड और 2 ईयर है उससे हम लर्न कर रहे हैं अभी।
ध्यान दीजिए, मैंने आपको जनरल केस बता दिया। इन अदर केस, इन जनरल केस अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड करेगा 3 ईयर को, तभी उसे हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, राइट। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 3 ईयर होगा, दैट इज योर 36 मंथ होगा, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट। तो और जो दो चीजें, ये वाला दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहले चीज क्या है, पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई सिक्योरिटी है, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, यूनिट को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, जो भी यूनिट वाला पॉइंट आएगा वो पॉइंट नंबर 2 यानी इस वाला कैटेगरी में, 2 ईयर वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अगर इंडिया का कोई रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो वाला सिक्योरिटी लिस्टेड हो रहा है, तो तभी उसे हम क्या मान लेंगे, ये फास्ट वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। और कहां पे फास्ट वाला प्रोविजन अप्लाई होगा, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड। ध्यान दीजिए, म्यूचुअल फंड का जो भी इक्विटी ओरिएंटेड होगा वो भी पहले वाले केस में आ जाएगा। जेसीबी आपका जीरो कूपन बॉन्ड भी पहले वाला कैटेगरी में आ जाएगा, जहां पे हम 1 ईयर चेक करेंगे। दैट मीन्स मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी का शेयर मेरे पास है एंड मैं 15 मंथ होल्ड करने के बाद उसे ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट मीन्स मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 15 मंथ है। इन दैट केस 15 मंथ आर एक्सीडिंग 1 ईयर, दैट इज योर 12 मंथ। उसी शेयर को हम क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। दैट मीन्स अगर ये वाला केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्सीड कर रहा है 1 ईयर को, तभी उसे हम क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 1 ईयर होगा, तभी उसे हम क्या मान लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दिस वन इज योर सी। फटाफट ये वाला पॉइंट को रिवाइज कीजिए, क्या बोला था, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, अगर ये लिस्टेड होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, तब भी उसे हम क्या मान लेंगे क्या बोलेंगे इन दैट केस एक मिनट इन दैट केस वी विल बी चेक पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर 1 ईयर। अगर 1 ईयर से पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा होगा, हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। उसके बाद आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट याद रखिए, आपका पार्ट ए है। ये वाला पॉइंट ये मैंने डिवाइड किया है, ये वाला पॉइंट आपका पार्ट 2 है, जहां पे शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कवर इन पार्ट ए। दैट मीन्स जो भी कंपनी का आप शेयर होल्ड कर रखा है जो कि लिस्टेड नहीं है, ये वाला केस में, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस में, ध्यान दीजिए, अदर देन पार्ट ए में जो शेयर है वो एंड जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसी केस में हम 2 ईयर चेक करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर्स को एक्सीड करेगा, तभी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, अदरवाइज उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। फटाफट रिवाइज कीजिए, पार्ट ए में क्या बात था, अगर मैं कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहा हूं किसी भी कंपनी का अदर देन यूनिट जो कि इंडिया में कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसका इन दैट केस एंड यूटीआई केस में, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम केस में एंड जेसीबी केस में, अगर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर को एक्सीड कर रहा है, तो हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। अगर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग एक ईयर से कम है, दैट इज 12 मंथ से कम है,
तब उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। उसके बाद ये आ रहा है पार्ट ए, पॉइंट ए में जो भी बात हमने डिस्कस किया, उसके बाद अगर कोई सिक्योरिटी मैंने होल्ड किया है, उसके अलावा कोई मैंने सिक्योरिटी होल्ड कर रखा है, इन दैट केस एंड इमूवेबल केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे 2 साल का। अगर 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग है और ज्यादा है, तब भी उसी कैपिटल एसेट को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। बाकी जो भी केस रह गया, इन ऑल अदर केसेस वी विल बी चेक 36 मंथ। दैट मीन्स अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से एक्सीड करेगा तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे, अदरवाइज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, फटाफट थोड़ा ओवरलुक कर दीजिए। पहले आ रहा है आपका गोल्ड। ध्यान दीजिए, फटाफट रिकल कीजिए। ये पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा था क्या? नहीं, गोल्ड पॉइंट नंबर 1 पे नहीं आ रहा था, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 पे मेरा क्या था, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट जो कि रिकॉग्नाइज, जो कि लिस्टेड हो रहा है एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दूसरे वाला पॉइंट में मेरा आया था यूटीआई, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। तीसरे वाला पॉइंट में मेरा ये आ रहा था जो भी जेसीबी, इन दैट केस हमने 1 ईयर चेक कर रहे थे। दूसरे वाले केस में अदर सिक्योरिटी वाला केस था जो कि लिस्टेड नहीं है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 ईयर चेक करेंगे, बाकी जो रह जाएगा उन केस में 3 ईयर। तो गोल्ड रिमेनिंग अदर केस में आ रहा है, इसीलिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 ईयर चेक करेंगे, राइट। मान लीजिए कोई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मैं शेयर होल्ड कर रहा हूं जो कि लिस्टेड है इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। उसी केस में ये पॉइंट नंबर 1 से फॉल कर रहा है, तब भी हम चेक करेंगे 1 ईयर। मान लीजिए टीसीए दो कॉमर्स एकेडमी कोई प्राइवेट लिमिटेड है जिसका शेयर ऑन लिस्टेड है, उसी केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चेक करेंगे, 2 ईयर चेक करेंगे। डेट ओरिएंटेड लिस्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट, ध्यान दीजिए फटाफट, ऊपर वाले जो मैंने चार्ट डिस्कस किया था चाहिए। पॉइंट क्या है, डेट ओरिएंटेड लिस्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट कहां पे आ रहा है, पहले वाले पॉइंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यहाँ पे तो इक्विटी वाला पॉइंट था, डेट वाला तो यहाँ पे कवर नहीं था, इसीलिए वो कहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे तो नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 2 में तो नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 में 2 बात है। पहला बात ये है जो भी शेयर है जो कि ऑन लिस्टेड है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये वाला थर्ड वाला पॉइंट में कवर हो जाएगा, जहां पे हमने क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग का चेक करेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग टू लिसनिंग टू मी, राइट। चलिए, आपका जो भी हाउस प्रॉपर्टी होगा उसी ईयर में, हाउस प्रॉपर्टी इज द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक होगा 2 साल का, राइट। उससे पहले आपका एक आ रहा था ऑन लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ध्यान दीजिए, इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड वो पार्ट 1 में आ रहा था, पॉइंट नंबर 1 में आ रहा था, जहां पे हम होल्डिंग कितने का चेक करेंगे, 1 साल का, 1 ईयर का चेक करेंगे, राइट। आई होप यू ऑल आर कॉन्फिडेंट टिल दिस पॉइंट। उसके बाद आता है आपका यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कि लिस्टेड है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कि लिस्टेड है इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, यहाँ पे वो आ रहा है, फटाफट चेक करेंगे। यूनिट ऑफ यूटीआई वो तो 1 साल में था, और पॉइंट नंबर 2 में तो ऑन लिस्टेड शेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी था, और ये दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है, दैट इज 1 ईयर कैटेगरी, 2 ईयर कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसलिए हम करेंगे 3 साल का, राइट। शेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिस्टेड इन यूएसए, पहले वाला में जो वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, तब भी हम कितना डे चेक करेंगे, 1 साल का चेक करेंगे, अदरवाइज वो 3 साल का चेक करेंगे। करंट जो भी क्वेश्चन था वो यूएसए में रिकॉग्नाइज था, यूएसए में रिकॉग्नाइज होने से मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस आई विल बी चेक पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट इज योर
2 year because it is on listed in India, right? Okay, चलिए फटाफट मैं एक बार आपको रिवाइज करूं। आज तक हमने क्या था, पहले पढ़ा चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा, जहां पे लिखा था अगर कोई गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट दैट विल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कब चार्ज होगा? जिस ईयर में वो ट्रांसफर हो। उसके बाद आ रहा था आपका कैपिटल एसेट का डेफिनेशन, जहां पे ये बात लिखा गया था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी इन बिजनेस। क्या कहेंगे? कैपिटल एसेट कहेंगे। ये मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टांजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन था जहां पे ये परमिशन दी गई थी, जी लो आपका जिंदगी जी लो, जाओ सिमरन भाग जाओ, जी लो अपना जिंदगी जी लो। जहां पे स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में एक्सक्लूड किया गया था। एंड जो भी था आपका पॉइंट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट जो भी था, पर्सनल एसेट था, उससे कैपिटल एसेट डेफिनेशन के डेफिनेशन से एक्सक्लूड की गई थी। मगर वहां पे और एक पॉइंट था, एक्सेप्शन था, ज्वेलरी को हम पर्सनल एसेट मानेंगे। कोई भी ड्राइंग है, पेंटिंग है, अगर कोई कलेक्शन है और एनी वर्क और आर्ट है और कोई ये तो हो गया, उससे हम क्या कहेंगे? वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके आपका आया एग्रीकल्चरल लैंड, जहां पे हमने पॉपुलेशन बेसिस में अर्बन एरिया को डिफाइन किया था। एंड एनी लैंड व्हिच इज सिचुएटेड आउटसाइड अर्बन एरिया, उसे हम कहेंगे रूरल एरिया। अगर ये रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। पॉपुलेशन केस में हमने डिस्कस किए थे म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड, अगर वहां पे पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो रहा है उसे हम अर्बन एरिया कहेंगे। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी एरिया से 2 किलोमीटर तक जो भी लैंड होगा उससे हम अर्बन एरिया लैंड कहेंगे, प्रोवाइड दैट पॉपुलेशन एक्सीड करेगा 10,000 को अप टू 1 लाख तक। एंड जो भी एरिया होगा म्यूनिसिपैलिटी एरिया एंड कैंटोनमेंट बोर्ड से 6 किलोमीटर तक, वहां से उसी इन दैट केस वी विल बी चेक पॉपुलेशन। अगर ये पॉपुलेशन एक्सीड कर रहा है 1 लाख को अप टू 10 लाख, तो उससे हम क्या मान लेंगे? अर्बन एरिया लैंड मान लेंगे। एंड अगर ये 8 लाख 8 किलोमीटर तक है, जहां की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, तो उसे हम मान लेंगे अर्बन लैंड मान ले। तो रूरल एरिया का डेफिनेशन ये आ रहा है, एनी लैंड अदर देन अर्बन लैंड, उसे हम रूरल एरिया लैंड कहेंगे। उनको क्या बाहर रखा है, जो गोल्ड है वो था डिपोजिट सर्टिफिकेट जो कि मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत इशू हो रहा है, उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। उससे बाहर हमने 3 चीजें कवर किए थे। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो अगर वो इंडिया में कुछ शेयर सेल और परचेस कर रहे हैं, वहां से जो भी वो गेन अर्न कर रहे हैं वो चार्जेबल होगा ऑन द हेड ऑफ कैपिटल गेन। एंड अगर कोई सिल्वर यूटेंसिल है उसे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मगर इनके सब उसे हम कैपिटल मान लेंगे। ट्रांसफर के डेफिनेशन में आया था, जो भी सेल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स हो रहा है, उससे हम ट्रांसफर मान लेंगे। अगर कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको हम क्या मान लेंगे? ट्रांसफर। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड हो रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और बाय द गवर्नमेंट, तो उससे हम क्या मान लेंगे? ट्रांसफर मान लेंगे। उसके बाद इमूवेबल केस में ये पॉइंट हमने पढ़ा था, जब भी पोजेशन ट्रांसफर होगा उसी डेट को हम क्या मान लेंगे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट मान लेंगे। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कैपिटल गेन हम इंपोज कर रहा था आपको।
अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर जो कि एक्टिव से जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है, अगर ये उससे सरेंडर कर देता है, अगर ट्रांसफर कर देता है, तो उसी ट्रांसफर को हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर लेंगे। एंड केस में, जीरो कूपन बॉन्ड केस में जब भी उसका रिडम्पशन होगा तभी उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। उसके एसेट दो तरह, कैपिटल एसेट दो तरह के होता है, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हमने चार्ट में कवर किया था, तीन कैटेगरी आ रहा था। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम चेक करेंगे, 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग, 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग, 3 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग। 1 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कब चेक करेंगे, अगर कोई एनी सिक्योरिटी होगा अदर देन यूनिट जो कि इंडिया का कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रखा है, उसे उसी केस में एंड यूटीआई और म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड केस में, जेसीबी केस में हम 1 साल चेक करेंगे। दैट मींस पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 1 साल से ज्यादा होगा तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से कम होगा तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। उसके बाद आपका ये पॉइंट आ रहा था, अगर कोई शेयर मैंने किस कंपनी का हो रखा है जो कि ऑन लिस्टेड है, इन दैट केस पीरियड ऑफ होल्डिंग हम चेक करेंगे 2 साल का। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी हम 2 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल को एक्सीड करेगा तो उसे लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा, अगर 2 साल को एक्सीड नहीं करेगा तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। एंड बाकी जो रिमेनिंग केस आपका बच गया तो वो 3 साल का, उसके लिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल चेक करेंगे। और आप उसके बाद पढ़ेंगे दैट इम्पुटेशन ऑफ कैपिटल गेन।